हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला का कुछ पार्ट स्वर का बच गया था उसको और व्यंजन को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग श्वास मात्रा के आधार पर यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम लोगों को यहाँ से डिस्कस करना है कि जिह्वा यानी जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। तो जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन, पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग या जिह्वा का नोक सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अब जिह्वा का नोक क्या होता है? जहाँ जो हम लोगों की जीभ होती है उसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम जिह्वा का नोक कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे ई और ई, ए ऐसे बोल के प्रैक्टिकली बोल के देखिए तो हम लोगों का जो जीभ का आगे वाला भाग है वो प्रभावित हो रहा है, इसीलिए इसको अग्रस्वर कहा गया है। अग्रस्वर कितने हैं? ई, ए 4 अग्रस्वर हैं। अब उसके बाद क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रभावित होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लोगों के जीभ का जो बीच वाला भाग है, जो बीचों बीच वाला भाग है वो प्रभावित होता है। तो जब हम बोलेंगे आ तो हम लोगों को जो बीच वाला भाग है उससे आवाज़ निकलेगी, तो इसको हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कितना है? 1 है। पश्च स्वर क्या होता है? वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण से जिह्वा का पश्च भाग या जिह्वा की जड़ प्रभावित होती है उसे पश्च वर्ण कहते हैं। यानी कि जहाँ से हम लोग की जीभ स्टार्ट हुई है वहाँ से आवाज़ निकलती है। जब हम लोग बोलेंगे आ, इसको हम लोग आगे से तो बोल नहीं सकते, इसलिए जहाँ से जीभ स्टार्ट हुई है एकदम पीछे वाला भाग वहाँ से आवाज़ निकलती है, तो उससे जिह्वा का पश्च भाग प्रभावित होता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ऊ, ओ, औ, आ। और ये देखिए इसका बना हुआ है। अब कैसे प्रूव्ड करेंगे कि 11 स्वर होते हैं? तो अग्रस्वर ई, ए 4 होता है, मध्य स्वर अ 1 और पश्च स्वर आ, ऊ, ओ, आ, यानी 6, 4, 10, 1, 11। तो 11 स्वर होते हैं। अब देखेंगे मुख विवर के आधार पर स्वर। मुख विवर के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है? इसमें कैसे है? समृद्ध स्वर। पहला क्या है? समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है या अल्प मात्रा में खुला होता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हम लोग का मुख होता है वो लगभग बंद होता है, मतलब कि 90% बंद होगा, बहुत थोड़ा सा खुला रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग प्रैक्टिकली करके देखिए, बोलिए ई, ऊ ऐसा बोलेंगे तो जो मुंह है हम लोग का लगभग बंद रहेगा, बहुत थोड़ा सा खुला रहता है, इसे समृद्ध स्वर कहते हैं। ये 4 है, ई, ऊ। उसके बाद है अर्ध समृद्ध। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा खुलते हैं परंतु पूरा नहीं खुलता है अर्ध समृद्ध कहलाते हैं, या आधा खुला या आधा बंद रहता है। यानी कि इसमें लिखा हुआ समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा, अगर ये 90% खुला रहता है तो ये 70% खुला रहेगा। और इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? ए, ओ। जब हम लोग बोल रहे थे ई तो बहुत थोड़ा सा खुला हुआ था, जब हम लोग बोलेंगे ए तो समृद्ध से थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा, उसे अर्ध समृद्ध कहेंगे। समृद्ध में ये 4 वर्ड आएंगे, अर्ध समृद्ध में ये 2 आएंगे। उसके बाद क्या है? अर्ध विपरीत है। अर्थ विपरीत में क्या क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार अर्ध समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा खुलता है परंतु पूरा नहीं खुलता उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उसमें पहले वाले में 90% ओपन था, दूसरे वाले में 70%, तो इसमें लगभग 45 या 50% ओपन रहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार अर्ध समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा खुलता है परंतु पूरा नहीं खुलेगा उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहेंगे। जैसे आ, ए, औ, आ। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो हमारा मुख थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, तो इसे हम अर्ध विपरीत कहेंगे। अब विपरीत क्या है? लास्ट वाला है विपरीत।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूर्णतः खुल जाते हैं वह विवृत स्वर कहलाते हैं। इसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है, यानी पूरा 100% खुल जाएगा, इसे हम विवृत स्वर कहेंगे। इसमें क्या आता है, सिर्फ आ आता है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि कैसे है कि स्वरों का विभाजन जब इस प्रकार से किया गया है तो 11 स्वर आते हैं कि नहीं, तो देख लेते हैं। समृद्ध में ई ऊ 4 हो गया, अर्ध समृद्ध में ए ओ 2, विवृत में आ आता है, अर्ध विवृत में ये 4। टोटल कितने हो गए, 4 2 6 1 7 4 11, यानी कि ये भी सही हो गया। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है कि नाक व मुख के आधार पर स्वर। पहला मुख अनुनासिक, अननुनासिक और निरनुनासिक, इसको हम कहेंगे मौखिक भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में अननुनासिक पूछ लेगा, कभी कभी निरनुनासिक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि अननुनासिक और अनुनासिक, इसको समझने में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है उसे अननुनासिक कहेंगे। जब कोई वायु मतलब हम कोई चीज़ बोलेंगे तो सिर्फ मुख से बोलेंगे, उसमें हमें नाक की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप अपनी नाक बंद करके भी उच्चारण करेंगे, बोलेंगे आ ई, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जो डिफिनीशन में लिखाया गया है वही आप प्रैक्टिकली खुद करके देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो जैसे आ ई है और आदि ऐसे हैं, ये सब क्या है, अननुनासिक है। इसको बोलने में वायु जो हम लोग के मुख से निकलती है और नाक से नहीं निकलती है। और अनुनासिक क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक यानी नाक से निकलती है उन्हें अननुनासिक कहते हैं। यानी कि उसका उच्चारण, स्वरों का उच्चारण करने में जो वायु है वो मुख से भी निकले और नाक से, दोनों की मदद से वायु का स्वरों का उच्चारण हो, उसे अनुनासिक कहेंगे। जैसे है आ ई, तो इसको बोलने में, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ क्लियर है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु मुख से कम नाक से ज़्यादा निकलती है। और अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक में उच्चारण में वायु मुख से ज़्यादा तथा नाक से कम निकलती है। और इसको पहचानेंगे कैसे कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। अगर इस पर बिंदी लगी होगी, अगर ये बिंदी लगी होगी तो इसका मतलब ये अनुस्वार है। और अनुनासिक का चिन्ह क्या है, इसके ऊपर चंद्रमा की बिंदी लगी होगी, ये चंद्रमा की बिंदी लगी होगी तो अनुनासिक है। तो इस प्रकार से हम इसको पहचान लेंगे। अब लास्ट वाला देखते हैं, छठवां, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं अगर उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको नोट्स में अपना लिखते रहिए, अपनी हैंड राइटिंग में लिखी गई नोट्स, फिर आप उसको बार बार जब रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या है, वृत्तमुखी, वर्तुल्य, गोलाकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ का आकार गोल हो जाता है उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। अब देखिए स्वर कैसे, अगर बोलेंगे ऊ ओ औ, अगर इस ऐसे बोल रहे हैं आप तो आपका जो ओठ है वो गोल आकार का हो जाएगा, उसे हम वृत्तमुखी भी कहेंगे। वर्तुल्य, गोलाकार, पेपर में पूछ लेगा गोलाकार स्वर कौन कौन से हैं तो क्या बताएंगे, ऊ ओ औ आ। उसके बाद ये है अवर्तुल्यमुखी या अवर्तुल्य स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओठ का आकार गोल नहीं होता है वह अवृत्तमुखी या अवर्तुल्य कहलाते हैं। जैसे आ ई ए। इसको बोलने में जो हम लोग का ओठ है वो बिल्कुल गोल नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको अवर्तुल्यमुखी कहेंगे। अब इसको भी देख लेते हैं प्रूफ करके कि इसमें 11 स्वर है कि नहीं। तो वर्तुल्यमुखी में ओ आ आएगा, अवर्तुल्य में आ ई ए। ये 5 है, ये 6 है, टोटल 6 5 11 हो गया।
अब देखिए, अब उसके बाद स्वर कंप्लीट हो गया हम लोगों का। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ा और कुछ दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। स्वर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन वर्ड। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता बल्कि उन्हें उच्चरित होने के लिए स्वरों से सहयोग लेना पड़ता है, व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे स्वर की डिफिनीशन क्या थी कि हमें स्वर का जब हम उच्चारण कर रहे थे तो वो किसी की मदद नहीं ले रहा था, लेकिन जो हमारा व्यंजन होता है उसको उच्चरित होने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है, इसीलिए उसे हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। ये देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट में मैं सीट भी कराऊंगी और 100 या 200 क्वेश्चन कराऊंगी, तो उसमें सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रही हूँ उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो देखिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आप कोई भी व्यंजन को बोलिए तो देखिए लास्ट में अ आएगा। जैसे क बराबर क प्लस अ और च बराबर च प्लस अ। ये च जो है ये आधा हलंत लगा हुआ रहता है, इसको हलंत बोलते हैं। उसके बाद क्या है? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। समानता व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो ध्वनियाँ मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श करते हुए, किसी न किसी भाग में मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में स्पष्ट करते हुए उच्चरित होती हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे 5 वर्गों में विभक्त होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये इस प्रकार हैं, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो हमारे मुख में किसी न किसी भाग को टच करते हैं और इनके वर्गों की संख्या 5 होती है। तो अगर जैसे देखिए 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, तो टोटल 25 हो गया। तो ये प्रूफ्ड हो गया ना। और देखिए क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, ये 5 आएगा। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। च का तालव्य है, ट का मूर्धन्य है, त का दंत है, प का ओष्ठ है। तो कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है ये कैसे होता, तो इसको मैं आगे वाले वीडियो में उच्चारण स्थान का एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से आपको बता दूंगी। उसके बाद क्या है? स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन के वर्ग इस प्रकार हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ, इयां। अगर पेपर में पूछ ले स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, तो च, छ, ज, झ, इयां हो जाएगा। अब देख लेते हैं अनुनासिक व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से यानी नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। जैसे अंगा, जब आप अंगा बोलेंगे तो वो हमारे नाक से निकलेगा। इया, ड़, न, म, ये 5 हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नासिक की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो अंगा, इया, अड़, न, म, तो इसमें से आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाती है फिर भी वायु सरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन कहलाती है। डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो हम लोग मेन टॉपिक याद रखते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या होता है? य, र, ल, व। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्राचीन काल में या संस्कृत में इन्हें अर्धस्वर की संज्ञा प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में केवल 2 अर्धस्वर हैं। मतलब संस्कृत में 4 अर्धस्वर हैं, य, र, ल, व 4 हैं, लेकिन जो इस टाइम में है 2 अर्धस्वर हैं। कौन कौन से? य और व। अब देखते हैं य क्या है? तालु है। र क्या है? दंतमूल है। ल क्या है? दंत। व क्या है? दंतोष्ठ। अब आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, तो इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद क्या है? अंतःस्थ। अर्धस्वर क्या है? य, व, रुंठित, र, पार्श्विक, ल। अब देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है?
उच्चारण के समय रगड़ के कारण जो वर्ण ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं उस समय जो रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, 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 ह। यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। आप बोल के देख सकते हैं। स क्या है? तालव्य है। श मूर्धन्य। श क्या है? दंत है। ह क्या है? कंठ है। इसको आगे बताएंगे कैसे हो रहा है। ह को हम क्या कहते हैं? काकल्य ध्वनि। एग्जाम में पूछ लेता है काकल्य ध्वनियाँ कौन सी हैं और दे देगा ऑप्शन क, च, ट, ह, तो आप ह लगा देंगे। इसे स्वयंत्रमुखी, घोष ध्वनि, पुष्प संघर्षी भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? उच्छिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलेंगे ड, तो हम लोग का जो जीभ है वो हम लोग के सबसे ऊपर वाले भाग को टच करके जल्दी से नीचे आ जा रही है, तो इसीलिए इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा गया। उच्छिप्त व्यंजन दो हैं, ड, ढ। इसे द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण दो व्यंजनों के योग से हुआ है वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। छ बराबर क्या होता है? क प्लस श। त्र बराबर होता है त प्लस र। ज्ञ बराबर ज प्लस ञ। स्र बराबर स प्लस ट। ये दो व्यंजन देखिए हर मतलब जो और सारा हम लोग पढ़े थे, जैसे क पढ़े थे तो क प्लस आ रहा था और उसके बाद ख बराबर ख प्लस आ, लेकिन ये ऐसे 4 व्यंजन हैं जो दो व्यंजन के योग से मिलकर बने हुए हैं। ये देखिए दोनों व्यंजन है क प्लस स, त्र बराबर त प्लस र, ज्ञ बराबर ज प्लस ञ, स्र बराबर स प्लस र। इसको लिखते समय ये ध्यान दीजिए, पीछे वाले में कुछ नहीं लगेगा लेकिन आगे वाले में हमेशा हलंत लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया व्यंजन और स्वर। आगे उच्चारण स्थान को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।